तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ यान सही समय पर उस कंपटीशन में पहुंच चुका था जहां पर वो खुद हुआ जिन के लवर से फाइट करता है और अपनी सोल पपेट को हुआ जिन से लड़ने को भेज देता है। इसे उसने फ्लावर सेक्ट की पोजीशन यूनियन को दिला दी थी। अभी हुआ जिन और उसकी लवर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कंपटीशन साओ यान और यूनियन जीत चुके हैं। जी यूनियन सेक्ट लीडर बन जाती है, लेकिन अचानक ही उसी दौरान उसे चक्कर आ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि असल में उसे चक्कर इस वजह से आए थे क्योंकि जो ग्रैंडमा हुआ की दाउसी एनर्जी है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल हो रही है। मतलब यूनियन खुद की और ग्रैंडमा हुआ दोनों की एनर्जी एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके, जिस वजह से यान रैन को अभी उसकी बहुत चिंता हो रही थी। पर साओ यान के पास एक आइडिया था, इसलिए वो यूनियन की मदद करने का फैसला करता है। यूनियन एक जगह बैठ जाती है और साओ यान अपने कॉन्शियसनेस यूनियन की सोल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, जहाँ पर सोलसी के अंदर जहाँ पर युआन को ग्रैंडमा की दाउसी एनर्जी देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रैंडमा हुआ की एनर्जी और यूनियन की एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी। साओ यान भी अभी शुरुआत में इसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि जब वो सोलसी में पहुंचा तो वो दोनों ही एनर्जी साओ यान के पीछे पड़ गयी। साओ यान को उनसे बचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पर अचानक ही ग्रैंडमा हुआ की एनर्जी साओ यान को घेर लेती है और साओ यान पर अटैक कर देती है। साओ यान अपने सोल कॉन्शियसनेस से वहाँ पर उस सोलसी में था, इसलिए अगर साओ यान वहाँ पर फंस जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन सही समय पर मास्टर याओ लाओ की दी हुई बोन चिलिंग फ्लेम साओ यान के पास बैरियर का काम करती है और ग्रैंडमा हुआ की दाउ एनर्जी को भी फ्रीज कर देती है। वो दाउसी एनर्जी वैसे तो पावरफुल है, लेकिन बोन चिलिंग फ्लेम को पार कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। साओ यान ये देखकर तुरंत ही एक आइडिया निकालता है और उस बोन चिलिंग फ्लेम से कोई यूज करता है पूरी दाउसी एनर्जी को फ्रीज करने के लिए। इस तरह से उसने यूनियन का सोलसी पूरी तरह से शांत कर दिया था। यूनियन फिर से खड़ी हो पा रही थी और साथ ही वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाती थी, लेकिन वो ये चीज जानती थी कि उसे जल्द से जल्द इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। अभी जब सभी को पता चलता है कि यूनियन ठीक है तो वो सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ साओ यान यूनियन को एक पिल देता है जिससे यूनियन को दाउसी एनर्जी को स्टेबल करने में हेल्प मिलेगी। साओ यान कहता है कि अगली बार जब हम मिले तब तक तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, इसलिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। हालांकि अभी जब साओ यान ये सब कह रहा था तभी अचानक साओ यान को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम में महसूस होती है। अभी तक साओ यान ने उसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, इस वजह से बाकी फ्लेम्स की तरह साओ यान बोन चिलिंग फ्लेम को महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन अभी जब साओ यान खतरे में पड़ा और बोन चिलिंग फ्लेम ने खुद साओ यान की मदद की, तब साओ यान समझा कि बोन चिलिंग फ्लेम साओ यान को ही अपना मास्टर मान चुकी है। इस चीज के लिए साओ यान को थोड़ी कल्टीवेशन करनी होगी क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम मास्टर बनने के साथ साथ अब लेवल ब्रेक थ्रो करने का समय आ गया है। साओ यान वहाँ पर सीनियर एल्डर से उनके कल्टीवेशन अवतार के बारे में पूछता है, मतलब वो जगह जहाँ पर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पर सीनियर लीडर ने तुरंत ही वो लोकेशन साओ यान को बता दी थी और साओ यान उस जगह पर पहुँच चुका था। तभी श्रिंगलिन साओ यान को प्रोटेक्ट कर रही होती है क्योंकि इस चीज में समय लगेगा। साओ यान अपनी कल्टीवेशन शुरू कर चुका है। साओ यान अपनी सोल कॉन्शियसनेस में सोल को बोन चिलिंग फ्लेम के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर साओ यान को वो सारे सीन याद आ रहे थे जब बोन चिलिंग फ्लेम ने उसकी मदद की थी। मास्टर याओ लाओ को पकड़कर जब सोल पैलेस वाले ले जा रहे थे तब उन्होंने साओ यान को बोन चिलिंग फ्लेम दी थी। तब से बोन चिलिंग फ्लेम ने साओ यान की बहुत मदद की है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि हर सोल फ्लेम्स की अपनी फीलिंग्स होती हैं। इसके बावजूद भी कई सारे फ्लेम मास्टर्स अपनी फ्लेम्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साओ यान बोन चिलिंग फ्लेम से प्रॉमिस करता है वो कभी उसे टूल की तरह नहीं यूज करेगा। बोन चिलिंग फ्लेम उसकी दोस्त की तरह है। वैसे भी इन बातों का उसकी कल्टीवेशन भी जारी थी। जहाँ बोन चिलिंग फ्लेम को मास्टर तोस ने बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन अब उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है जिसमें थोड़ा समय लगने वाला है। यहाँ से सीन करीबन 1 महीने आगे शिफ्ट होता
होता है, जहाँ पर हम यूनियन और दोनों सीनियर को देखते हैं। वो अब भी यही बात कर रही थी कि आखिर साओ यान का कल्टीवेशन कब खत्म होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 महीने कल्टीवेशन कर रहा है। इस पर यूनियन कहती है कि साओ यान डोजल लेवल पर है, वो भी इतनी कम एज में, उसे कल्टीवेशन पूरा करने में समय जरूर लगेगा। लेकिन इतने में ही वो सभी नोटिस करते हैं कि आसपास से सारी एनर्जी वहीं उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ साओ यान कल्टीवेशन कर रहा है। वो तुरंत साओ यान के पास पहुँचती हैं और देखती हैं कि वो सारी एनर्जी साओ यान की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है, जहाँ पर अचानक ही साओ यान की बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलती है और साथ ही ऊपर चारों फ्लेम्स आ जाती हैं। यहाँ पर साओ यान ने बोन चिलिंग फ्लेम को भी मास्टर कर लिया था और साथ ही डोजन लेवल को भी 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देखकर सिंगलिन साओ यान के पास आकर उसे कांग्रेचुलेशन करती हैं। साथ ही यूनियन भी आ जाती है और वो भी कांग्रेचुलेशन के साथ साओ यान को थैंक्स भी कहती है, जो कुछ भी साओ यान ने उसके लिए किया था इन सब बातों के लिए। हालांकि साओ यान उससे कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अब समय आ चुका था कि साओ यान वापस सिन्यू पवेलियन की तरफ लौट जाए, क्योंकि यहाँ आने में भी उन्हें 15 दिन से भी ज्यादा लगे थे, इसलिए वापस लौटने में 15 दिन से ज्यादा लगेंगे। साथ ही 1 महीने से साओ यान ऑलरेडी कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए उन्हें वापस पहुँचते पहुँचते 2 महीने वैसे ही बीत जाएंगे। वैसे अब अलविदा कहने का समय आ गया है, इसलिए यूनियन साओ यान से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। साथ ही वो खुद भी ग्रैंड माहुआ की दाव एनर्जी से स्टेबल करके खुद की पावर्स को इंक्रीज करेगी और फ्लावर सेक्ट को एक बड़ा सेक्ट बनाएगी। यहाँ साओ यान फिर मिलेंगे। तुरंत ही सिंगलिन के साथ वहाँ से चला जाता है, जिस पर यूनियन कहती है हम फिर से जरूर मिलेंगे। वैसे अब इसके बाद सीन सीधा उस स्पेसशिप पर आता है, जिस पर बैठकर सिंगलिन और साओ यान सिन्यू पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में अचानक साओ यान वो ड्रैगन मार्क जो जिया ने साओ यान को दिया था, मतलब हाथ पर लगाया था, वो अचानक से ग्लो करने लग जाता है। अभी साओ यान को इसकी वजह समझ नहीं आती। साथ ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। असल में उसे एक एनर्जी महसूस हुई जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी साओ यान समझ चुका था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। अचानक वहाँ सामने एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है, जिससे सीनियर हेसिंग निकल कर आए। एक तरह से इन्हें जिया का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। ये एशियंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हैं। अभी साओ यान इनसे मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। साथ ही में साओ यान जिया के बारे में पूछता है, जिस पर हेसिंग कहते हैं वो यहाँ उसी के कारण आए हैं। वो बताते हैं कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसमें सिर्फ साओ यान ही मदद कर सकता है। ये सुनकर साओ यान तुरंत ही उनके साथ जाने को तैयार हो गया। यहाँ वो साओ यान और सिंगलिन को साथ लेकर स्पेस पोर्टल के थ्रू ड्रैगन आइलैंड लेकर आते हैं, जहाँ पर एशियंट वॉइड ड्रैगन क्लैन है। तभी साओ यान ऑलरेडी वहाँ पहुँचकर बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस करता है। खैर समय अभी आसपास देखने का नहीं था। वो तुरंत ही साओ यान और सिंगलिन को थर्ड एल्डर जूली के पास लेकर आते हैं, जहाँ थर्ड एल्डर जूली साओ यान से माफी मांगती हैं, क्योंकि उन्होंने साओ यान को अचानक यहाँ पर बुला लिया। साओ यान कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिया मेरी दोस्त है, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर जिया है कहाँ और उसे हुआ क्या है? थर्ड एल्डर कहते हैं कि फिलहाल हम वहाँ चलते हैं, रास्ते में मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अभी रास्ते में उन्होंने काम की बात बताने से पहले जिया के बारे में बताया। दरअसल में जिया ड्रैगन एम्परर की बेटी है। जिस तरह से एंशियंट वॉइड ड्रैगन क्लैन है, वैसे ही कुछ और ड्रैगन क्लैन पैकेजेस भी है। यहाँ पर इनका क्लैन फर्स्ट नंबर पर आता है। बाकी 2-3 दूसरे फैक्शन है जो कि ड्रैगन एम्परर है, वो फर्स्ट फैक्शन की लीडर है। मतलब एक तरह से जिया फर्स्ट फैक्शन की प्रिंसेस है। खैर अचानक ही ड्रैगन एम्परर कहीं गायब हो गए, जिसके बाद जिया भी यहाँ से बिना बताए चली गई। एल्डर जूली कहते हैं कि इन्होंने जिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिया का कहीं अता पता नहीं। हालांकि जब उन्होंने जिया की एनर्जी महसूस की तो उन्हें पता चला कि जिया साओ यान के साथ है। वो यहाँ साओ यान को शुक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि साओ यान ने बहुत लंबे समय तक जिया का ख्याल रखा था। इस चीज पर साओ यान कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर जिया कहाँ है और उसे हुआ क्या है, आप मुझे बस ये बताइए। अभी साओ यान ऑलरेडी ये समझ चुका था कि थर्ड
एल्डर जरूर कुछ बताने में हिचकिचा रहे हैं। खैर तब तक वो यहाँ जिया के सामने पहुँच चुके थे। जिया सामने किसी अजीब से क्रिस्टल में कैद हो चुकी थी। थर्ड एल्डर बताते हैं कि जिया ने ड्रैगन फिनिक्स लाइट ड्रैगन फ्रूट की पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, जिस बीच वो उस एनर्जी से बने क्रिस्टल के बीच फ्रीज हो चुकी हैं। अब ये बात सुनकर साओ यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो थर्ड एल्डर और हेसिंग पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आपको उसे ये चीज समझानी चाहिए थी कि किसी भी पावरफुल फ्रूट को इस तरह से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। जिया भी बच्ची है, इतनी सारी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब कैसे करती? क्या आपने ऐसा करने देने की पहले उसे एक बार रोका भी नहीं? इस पर थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि हमारी मजबूरी थी। वो साओ यान को थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं। ड्रैगन एम्परर के बाद जो बाकी 3 फैक्शन है वो इनके फैक्शन के खिलाफ हो गयी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि ये पूरा ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बाकी 3 फैक्शन मिल चुके हैं। यहाँ पर इनके फैक्शन हमेशा से चाहता था कि ये सारे फैक्शन साथ मिलकर रहे। जहाँ जब तक ड्रैगन एम्परर थे तब तक सब दोस्त थे, लेकिन ड्रैगन एम्परर के जाने के बाद इनका फैक्शन कमजोर होता गया। अभी बाकी 3 फैक्शन इनके फैक्शन पर अचानक हमला ना कर दें। इस वजह से जिया का पावरफुल होना जरूरी था और इसे पावर तभी मिल सकती थी जब वो उस फ्रूट को अब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि उसी की बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है। बाकी कोई इस फैक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिया ने किसी कारण से इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ और अब वो उसी एनर्जी के बने हुए क्रिस्टल में कैद हो चुकी हैं। साओ यान समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। साओ यान के पास कई सारे फ्लेम्स हैं जिनकी मदद से वो उन क्रिस्टल को फिर से एनर्जी के फॉर्म में ला दे और जिया उन्हें एक एक करके एब्जॉर्ब कर सकती है। हालांकि ये चीज बहुत रिस्की थी, लेकिन उन क्रिस्टल के बीच जिया अभी भी जिंदा है। इस वजह से अब होप बढ़ चुकी है। साओ यान मदद करने के लिए मान जाता है, जो सुनकर हेसिंग और थर्ड एल्डर उसका शुक्रिया करते हैं। अभी साओ यान को जिया की आखिरी कही हुई बातें याद आने लगती हैं। जिया ने कहा था जब हम फिर मिलेंगे तब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। साथ ही जिया ने साओ यान से स्पेशली ये भी कहा था कि मैं जब तुमसे फिर से मिलने आऊंगी तब तुम मेरे लिए बहुत सारी पिल्स बना कर रखना। साओ यान ये सोचकर अभी थोड़ा दुखी हो जाता है। हालांकि तभी सीन चेंज होता है और उन 3 फैक्शन के लीडर पर जाता है। उन्हें ये चीज पता चल चुकी है कि जिया क्रिस्टल के बीच कैद हो चुकी है। इसका मतलब अभी 4th फैक्शन के लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से ये तीनों फैक्शन मिलकर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे जिया के फैक्शन को हरा कर वो उसे अपना बना लेंगे। खैर इनके यहाँ इविल हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, साओ यान और सिंगलिन वापस सिंह पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में इनकी मुलाकात सीनियर हेसिंग से होती है, जो कि दोनों को ही अपने साथ लेकर ड्रैगन आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर साओ यान को पता चलता है कि जिया की जान खतरे में है, क्योंकि उसमें से ड्रैगन लाइट है ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते वक्त जिया उस एनर्जी में पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। साओ यान को जब ये बात पता चली तो उस आइलैंड के सीनियर एल्डर पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्हें पता था इतनी पावरफुल एनर्जी इतनी कम एज में भी कोई भी कल्टीवेटर एक बार में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने जल्दबाजी की, जिस वजह से जिया की जान भी खतरे में जा सकती थी। हालांकि सीनियर एल्डर उसे बताते हैं कि ये करना जरूरी था, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में बटा हुआ है और बाकी 3 हिस्से मतलब बाकी 3 फैक्शन उनके फैक्शन के खिलाफ हैं। अगर जिया इस एशियन फ्रूट की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को जल्दी नहीं बढ़ाएगी तो वो तीनों फैक्शन इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी सोच के साथ जिया ने उस फ्रूट की पूरी पावर को एक साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। हालांकि अब साओ यान वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँच चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तीनों फैक्शन के लीडर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि जिया क्रिस्टल में कैद है और यही सही मौका है फर्स्ट फैक्शन को अपने कंट्रोल में करने का। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत में साओ यान एल्डर जूलिन को शुक्रिया कह रहा
रहा था, क्योंकि उन्होंने जंगलिन को ड्रैगन टाउन, जिस जगह पर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, वो इस्तेमाल करने दिया। इस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये उस लड़की के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो सरपेंट स्पिरिट है वो ड्रैगन ऑरा की वजह से स्टेबल हो सकती है। इससे उस लड़की को बहुत मदद मिलेगी। वो कह रहे थे कि जिया अगर अभी ठीक होती तो वो भी अभी ये देखकर खुश होती, इस वजह से मैंने ऐसा किया। वैसे भी इतने में ही साओ यान को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि लड़के तुम यहाँ भी पहुँच गए। साओ यान ने ऐसे भी तो ये आवाज पहचान ली थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी ताइजियान वहाँ पर आते हैं। सीनियर ताइजियान को देखकर साओ यान तो पहले तो बहुत खुश होता है, साथ ही वो उतना ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि ये वही है जिन्होंने मास्टर याओ लाओ को बचाने के टाइम पर सोल हॉल में अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। साओ यान पूछता है कि आप यहाँ, तो ताइजियान बताते हैं कि एल्डर जूलिन ने उन्हें बचा लिया था और फिर वो यहीं आ गए। साओ यान ये सुनते ही समझ जाता है कि एल्डर जूलिन ही वो थे जो कि सीक्रेटली ही हमेशा साओ यान की मदद कर रहे थे। वो तुरंत ही एल्डर जूलिन को शुक्रिया कहता है, पर एल्डर जूलिन कहने लगते हैं कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, जिया तुम्हारे साथ ही, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी प्रिंसेस किसी बड़े खतरे में पड़े, इस वजह से हम हमेशा नजर रखे हुए थे। वैसे अभी एल्डर जूलिन बताते हैं कि उन्होंने सीनियर ताइजियान को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि सीनियर रेसिंग और सीनियर ताइजियान यहाँ दोनों ही बाहर रहकर गाइड करेंगे, जहाँ पर जब साओ यान जिया की मदद करेगा तो कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए। वैसे अभी साओ यान उस क्रिस्टल के सामने बैठ चुका था और उसने अपनी बर्निंग फ्लेमिंग को भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन वो नोटिस करता है कि उस फ्लेम का असर उस क्रिस्टल पर ज्यादा नहीं हो रहा है। इसका मतलब साओ यान को इस चीज में बहुत मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अभी एक दूसरे सीनियर एल्डर आकर एल्डर जूलिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़के की सच में भरोसा है। इस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसने अल्केमिक कॉम्पिटिशन को जीता था और वो भी इतनी कम एज में, और साथ ही इसके पास कई सारी फ्लेम्स हैं, इसलिए जरूर इसमें कोई तो बात है। जिस पर वो एल्डर ये चीज देखकर हैरान थे कि एल्डर जूलिन किसी दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा, अगर तुम्हें इस लड़के पर इतना भरोसा है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ मुझे तो भरोसा है, लेकिन साथ ही जिया ने बेहोश होने से पहले साओ यान का नाम लिया था। इसका मतलब वो भी जानती थी कि इस सिचुएशन में सिर्फ साओ यान पर भरोसा किया जा सकता है। इस पर अभी वो दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि फिर तो सही है, क्योंकि प्रिंसेस को जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, वरना ये हमारी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे कि बाकी तीनों आइलैंड्स के लीडर, मतलब तीनों फैक्शंस के लीडर हाल ही में एक मीटिंग के दौरान मिले थे। इसका मतलब जरूर ही कुछ गड़बड़ है। जिस पर एल्डर जूलिन अलर्ट लगाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे इस पूरी प्रोसेस के दौरान साओ यान को कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी उनके ऐसा कहने के बाद आइलैंड के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स को खड़ा कर दिया गया था, जिससे कि अगर कोई भी हलचल होती है तो उन्हें सबसे पहले पता चले। वैसे इस सीन के बाद कई घंटे बीत जाते हैं और फाइनली उस क्रिस्टल पर हल्का हल्का बदलाव नोटिस होता है। साओ यान देखता है कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा है, लेकिन इतने से बदलाव के लिए उसे कई घंटे मेहनत करनी पड़ी। हालांकि फाइनली रिजल्ट सामने है। इसका मतलब है कि उसकी मेहनत रंग लाई। वो तुरंत ही अपने पास से एक ड्रैगन ब्लड रिफाइनिंग पिल निकालता है। ये असल में ड्रैगन ब्लड है, जो कि एल्डर जूलिन ने यहाँ उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले दिया था। उन्होंने टोटल 5 ड्रॉप्स दी थी, क्योंकि ये साओ यान की पावर को इंक्रीज कर सकता है और इससे साओ यान को हेल्प मिलेगी जिया को जल्दी जल्दी ठीक करने में। साओ यान ने तुरंत ही एक ब्लड ड्रॉप को अब्सॉर्ब किया और उसे रिफाइन करने के साथ साथ और वहाँ पर उस क्रिस्टल पर अपनी फ्लेम से प्रेशर डालने लगा। और अब यहाँ पर फिर से कुछ घंटे बीत जाते हैं और क्रिस्टल पिघलना शुरू करता है। बाकी सभी लोग ये चीज देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एल्डर जूलिन बहुत ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिया को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। वैसे अभी जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसी दौरान उन्हें कुछ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि कोई ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और अभी वो यहाँ पर सीनियर रेसिंग और सीनियर ताइजियांग को हाई अलर्ट पर रहने को कहते हैं। उस जगह को इनविजिबल करके वहाँ से ईस्ट ड्रैगन के मेन बॉर्डर पर चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि कई सारे स्पेस पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, जिनसे बाकी 3 आइलैंड के लीडर बहुत सारे गार्ड के साथ वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। और अभी वो इतने सारे गार्ड के साथ आए हैं, इसका मतलब वो
हेलो बोलने के लिए तो नहीं आए होंगे। वैसे एल्डर जूलिन सब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें सामने से साउथ और वेस्ट आइलैंड के लीडर ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब नॉर्थ आइलैंड का लीडर अभी तक वहाँ नहीं आया है। खैर अचानक ही साउथ आइलैंड का लीडर यहाँ पर एल्डर जूलिन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बच्चे की मदद से सारे आइलैंड्स को अपना बना लोगे? जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि वो लड़की इस चीज की हकदार है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। लेकिन वो साउथ आइलैंड का लीडर तो तुरंत ही एल्डर जूलिन पर हमला कर देता है और कह देता है कि मैं ये चीज नहीं मानता। अभी दोनों के ही बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के बीच एल्डर जूलिन का लेवल सामने आता है। वो ऑलरेडी बांगसंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए ये लड़ाई इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं थी। लेकिन फिर भी साउथ आइलैंड का लीडर भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। वो भी यहाँ पर एल्डर जूलिन को अच्छी टक्कर दे रहा है। इस तरफ इन दोनों की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ आइलैंड के बाकी सभी गार्ड्स और कुछ दूसरे एल्डर ने अभी वेस्ट साइड के लीडर को संभाल रखा है। वैसे इसी दौरान हम यहाँ पर वापस साओ यान और जिया को देखते हैं। क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा था, जिस वजह से उस क्रिस्टल की एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। वो एनर्जी साओ यान अपनी पावर्स की मदद से जिया को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा था। अभी जैसे जैसे वो एनर्जी जिया की बॉडी में एंटर होती है, वैसे ही वैसे जिया की एनर्जी उसे खुद एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिस वजह से वो रिलीज भी हो रही थी। वैसे ये एनर्जी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से जो एल्डर जूलिन ने इनविजिबल बैरियर बनाया था वो उस वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो इस एनर्जी के चलते इफेक्ट होने लगता है, जिससे ये सबब सभी के सामने आ चुके थे। जो चीज देख कर वेस्ट साइड का लीडर तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। उसे पास आता हुआ देख सीनियर है सिंह बाहर आ गए थे, जिससे वो उसे रोक सके। लेकिन इतने में ही वहाँ नॉर्थ आइलैंड के लीडर की एंट्री हो जाती है, जो कि इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से सबसे आखिरी में आया। वो यहाँ पर अपनी एनर्जी से सभी को दूर करते जा रहा था। अभी उसे देखकर खुद एल्डर जूलिन भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इसे हराने के चांसेस सच में बहुत ज्यादा कम है। वैसे वो नॉर्थ आइलैंड का लीडर किसी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपनी पावर्स की मदद से सभी को दूर हटाते हुए सिर्फ सीधा साओ यान के पास आ जाता है। अभी वो साओ यान को तुरंत ही नहीं पहचानता, लेकिन जिया को पहचानता है। वो समझ चुका था कि जिया लगभग उस फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है। साथ ही उसने नोटिस किया कि साओ यान जिया की मदद कर रहा है और साओ यान जिस फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है वो एक हेवनली फ्लेम है। ये देखकर वो साओ यान से कहने लगता है, तुम लड़के तुम जो भी हो, इतनी कम एज में हेवनली फ्लेम का होना सच में कमाल है। हालांकि ये हमारे ड्रैगन आइलैंड के बीच की बात है, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इसलिए अपने प्रोसेस को बीच में ही रोक दो और यहाँ से चले जाओ। हालांकि साओ यान उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है, जो देखकर उस लीडर को बहुत गुस्सा आने लगा था और वो तुरंत ही यहाँ पर साओ यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन साओ यान वहाँ से गायब हो चुका था, क्योंकि असल में वो साओ यान का एक क्लोन था, जो साओ यान ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया था। असली साओ यान हवा में था, जो कि अभी भी अपनी बर्निंग फ्लेम को उस क्रिस्टल को पिघलाने में यूज कर रहा है। अभी साओ यान को वहाँ से गायब होता हुआ देख उस लीडर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मुझे सीरियसली हमला करने पर तुमने ही मजबूर किया है, इसलिए बाद में मुझे अब ब्लेम मत करना। यह कहकर वो साओ यान के ऊपर फिर से हमला करने लगता है। इस बीच कुछ लोग तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। हालांकि साओ यान अभी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि जिया अभी उस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को लगभग करने ही वाली है। एंड टाइम पर जब उस लीडर ने का अटैक साओ यान को टच करने वाला था, तभी जिया ने उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और वो फिर से होश में आ गई। और होश में आते ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। यहाँ पर उसके रॉयल ब्लड की एनर्जी नोटिस करते ही वो नॉर्थ लीडर समझ जाता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि जो अटैक उसने साओ यान के ऊपर किया वो जिया की एनर्जी की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो लीडर तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वैसे तो वो पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन जिया बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी से रिलीज करके उसे जमीन पर गिरा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया होश में तो आ गई है, साथ ही वो अभी अपनी एडल्ट फॉर्म में थी, जिसका यही मतलब है कि जिया अभी बहुत सीरियस है। वो यहाँ पर उस लीडर से कहती है कि अगर तुम्हारे हमले की वजह से साओ यान को खरोच भी आई होती तो मैं अभी तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेती। हालांकि उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो
हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन आइलैंड के बाकी तीनों को जिया की कंडीशन के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया वो अभी जाकर जिया को रोकेंगे, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते। हालांकि वहाँ पर पहुंचकर ये जीतते हुए भी दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साओ यान लड़ाई के बीच में जिया के उन क्रिस्टल को पिघलाने की कोशिश कर रहा था जिनके बीच वो फंसी हुई थी। इसी बीच तीनों ड्रैगन किंग के बीच में सबसे पावरफुल ड्रैगन किंग नॉर्थ आइलैंड का किंग वहाँ पर आकर साओ यान से रुकने को कहता है। उसकी दुश्मनी साओ यान से नहीं थी, इस वजह से उसने साओ यान वहाँ से जाने को कहा। लेकिन साओ यान अपनी दोस्त को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, इसी वजह से साओ यान ने साफ मना कर दिया। ये देखकर वो ड्रैगन किंग साओ यान पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय जिया होश में आ गई और इसने अपनी एनर्जी से उस ड्रैगन किंग को पीछे हटा दिया। इस मूवमेंट पर जिया को एशियन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर मिल चुकी थी। हालांकि देखा जाए तो उसने पूरी पावर अनलॉक नहीं की थी, लेकिन इतनी पावर अनलॉक हो चुकी है जिससे इन तीनों ड्रैगन किंग को यहाँ से भगाया जा सके। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग में भी उस नॉर्थ आइलैंड के ड्रैगन किंग से कह रही थी अगर उसका हमला साओ यान को टच कर गया होता तो वो उसे यहाँ पर जिंदा नहीं जाने देती। वैसे अभी जिया की बॉडी से जो एशियन ब्लड लाइन की ओर निकल रही थी, उसे महसूस करके ये लड़ाई पहले ही रुक चुकी थी, क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग समझ चुके हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो नॉर्थ किंग आइलैंड का ड्रैगन तो पहले ही भाग चुका था। तभी साओ यान जिया के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, क्योंकि उसने अभी अभी ही रिकवर किया है और अचानक ही अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल कर दिया। जिया कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो ये नोटिस कर पा रही थी कि अभी साओ यान की हालत ठीक नहीं है। वो करीबन 1 महीने से जिया के उन क्रिस्टल को पिघलाने के लिए लगातार अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, जिस वजह से उसकी पूरी लगभग एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। वो यहाँ पर अपने एशियन ब्लड लाइन के एक ड्रॉप को साओ यान की बॉडी में इंजेक्ट करती है और हेसिंग से कहती है कि वो साओ यान को यहाँ से लेकर जाएं, जिससे साओ यान थोड़ा आराम कर सके। यहाँ की सिचुएशन अब वो खुद संभाल लेगी। वहाँ पर हेसिंग तुरंत ही ऑर्डर फॉलो करके साओ यान को अपने साथ लेके चले गए और जिया यहाँ पर बाकी दोनों ड्रैगन किंग से के पास आकर उन्हें समझाने लगी कि ड्रैगन आइलैंड पर ड्रैगन किंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ केवल एक ही चीज राज करती है और वो है ड्रैगन एम्परर और उसके लोग। साथ ही वो उन्हें वार्निंग भी देती है कि अगर उन्होंने फिर से आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो ड्रैगन आइलैंड पर कोई भी ड्रैगन किंग नहीं बचेगा। तभी वहाँ पर खड़े हुए वो दोनों ड्रैगन किंग ये तो जानते हैं कि अभी वो जिया का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। वो यहाँ पर एल्डर जूलिन को जरूर चैलेंज करके जाएंगे कि वो फिर से जरूर लौटेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। इसलिए सीन यहाँ पर वापस साओ यान के ऊपर आ जाता है। साओ यान को अभी सोते हुए 1 दिन हो चुका था। अगले ही दिन जब उसकी नींद पूरी होती है तो उसने सबसे पहले जिया का नाम चिल्लाया, क्योंकि 1 दिन पहले वो जिया से उसके कंडीशन के बारे में नहीं पूछ पाया था। यहाँ पर एल्डर जूलिन और हेसिंग दोनों ही तुरंत आ जाते हैं। वो साओ यान को फिर से होश में आता देखकर बहुत खुश थे। असल में जब हेसिंग साओ यान को यहाँ पर जब लेकर आए तब साओ यान बेहोश हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि इसे बस रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं ली। वैसे साओ यान अभी जिया के बारे में पूछता है तो एल्डर जूलिन बताते हैं कि वो अभी अपने एशियन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को अनलॉक कर रही है। इसका मतलब यही है कि साओ यान ने जिया को उन क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया है, लेकिन पूरी एनर्जी अभी तक जिया ने अब्सॉर्ब नहीं की है, क्योंकि तब वो तीनों ड्रैगन किंग्स वहाँ आ चुके थे। और अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो उसने सोचा कि अब जबकि ये बची हुई एनर्जी को भी अब एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यहाँ पर हेसिंग साओ यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें जिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। हालांकि जब उन्होंने हाथ रखा तो साओ यान नोटिस करता है कि साओ यान की बॉडी से एक अजीब गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। साओ यान को इस एनर्जी के बारे में नहीं पता, साथ ही उससे बहुत देर से अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। हेसिंग बताते हैं कि एशियन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर उसके अंदर आ चुकी है। साओ यान जब उन पावर्स को ट्रिगर करता है तो उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है जो कि ड्रैगन स्केल आर्मर है। और कमाल की बात ये है कि ये इस ड्रैगन आइलैंड का सबसे रेयर आर्मर है, क्योंकि ये एशियन ड्रैगन की स्किन जैसा हार्ड और बहुत ज्यादा मजबूत है। और अभी हेसिंग साओ यान को बता रहे थे
कि इस आर्मर का होना साओ यान के लिए बहुत अच्छा है। आगे चलकर साओ यान को इस आर्मर से बहुत हेल्प मिलेगी। साओ यान ये सुनकर बहुत खुश था और तभी एल्डर्स वो कहते हैं कि तुम्हें 4-5 दिन और यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड सिंगलिन अभी भी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आई है। उसे भी अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने दे दो, फिर तुम दोनों साथ में ही यहाँ से निकलना। साओ यान भी सिंगलिन के बिना नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ और दिन यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। वैसे भी उसे यहाँ पर एक और काम निपटाना है। शाम के समय वो अकेले में 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकालता है। अगर आप लोगों को याद हो तो साओ यान ने इस फ्लेम से प्रॉमिस किया था कि ये उसे ड्रैगन आइलैंड तक पहुँचाएगा, और आज वो दिन आ चुका है। इस फ्लेम का एक मास्टर हुआ करता था जिसने सेम प्रॉमिस फ्लेम से किया था। तब ये फ्लेम ड्रैगन कमजोर था, इस वजह से वो ड्रैगन मास्टर इसे यहाँ पर नहीं ले पाया, क्योंकि रास्ता आसान नहीं था। लेकिन तब से ये ड्रैगन फ्लेम अपने मास्टर का इंतजार कर रहा था। साओ यान ने भी यही सेम प्रॉमिस किया, बस फर्क इतना है कि साओ यान ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हालांकि वो फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलकर जब ड्रैगन आइलैंड को देखता है तो उसे ये जगह वैसी नहीं दिखाई देती जैसा उसने शुरुआत में देखी थी। साथ ही यहाँ पर उसका मास्टर भी नहीं है, इस वजह से वो साओ यान को ही अपना मास्टर मान लेता है और कहता है कि वो साओ यान की उसकी जर्नी में उसका साथ देगा। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साओ यान और ए सिंह दोनों ही थंडर वैली नाम की एक जगह पर आ चुके थे। ये जगह खतरनाक थी, इस वजह से ए सिंह साओ यान को समझा रहे थे कि साओ यान को इस जगह पर आने की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, पर साओ यान बताता है कि ये इसके लिए जरूरी है। ये बताता है कि उसके जो सोल पपेट हैं वो फाइट के बाद थोड़े कमजोर पड़ने लगे हैं, इसलिए यहाँ की जो थंडर एनर्जी है वो उन्हें फिर से रिस्टोर कर सकती है। अभी हे सिंह को भी ये बात सही लगती है, लेकिन वो साओ यान को यहाँ से ज्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं देते। उस जगह के बाहर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि वो बाहर से ही गार्ड करेंगे। अगर साओ यान को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आवाज देकर उन्हें बुला सकता है। साओ यान भी उन्हें शुक्रिया कहता है और उसी जगह पर बैठकर अपनी सभी पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर साओ यान देखता है कि थंडर एनर्जी की वजह से इजीली उसके सभी पपेट्स पहले की तरह रिकवर कर रहे हैं और साथ ही धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ रही है। हालांकि साओ यान जानता है कि उन पपेट्स की पावर्स बढ़ाने के साथ साथ उसे खुद की पावर्स पर भी काम करना चाहिए, इसलिए वो भी वहीं पर कल्टीवेशन में लग चुका था। वैसे वहाँ पर जो अभी थंडर एनर्जी थी, अगर नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी में के कई टुकड़े कर सकती है, लेकिन साओ यान के पास हेवनली फ्लेम है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। साओ यान ने सोचा कि अगर यहाँ पर मैंने हेवनली फ्लेम को की मदद से इस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करूँ तो इससे मेरी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही थंडर एनर्जी के कारण मेरी कल्टीवेशन भी स्पीड से बढ़ेगी। साओ यान को ये आइडिया सही लगा, इसलिए उसने तुरंत ही ये प्रोसेस शुरू कर दी। हालांकि फिर भी उसे इसमें 15 दिन पूरे लग गए अपनी लेवल को अचीव करने में। साथ ही इस कल्टीवेशन में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि भले ही उस थंडर एनर्जी उसके बॉडी को डैमेज न पहुंचा रही हो, लेकिन दर्द उतना ही साओ यान को ज्यादा सहना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह हेवनली फ्लेम का एक टोर्नेडो क्रिएट करके साओ यान ने बहुत ज्यादा अमाउंट में थंडर एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब किया और लगभग 15 दिन में डोजन 5 स्टार थंडर को अचीव कर लिया। साथ ही साओ यान देखता है उसके सभी सोल पपेट अब पहले की तरह रिकवर कर चुके हैं और साथ ही उनका लेवल भी इंक्रीज हो चुका है। साथ ही उसका जो डीमन सोल पपेट था वो भी अब पूरी तरह से ठीक है और साथ ही उसकी पावर भी बढ़ गई है। हालांकि साओ यान जब खुश हो रहा था तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी। ये वो तालाब है जिसके करीब हे सिंह ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन अभी उस तालाब में अपने आप कुछ हलचल हो रही थी। साओ यान ये देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अचानक ही उस हलचल का कारण सामने आया। ये कोई ओल्ड मैन था जो कि उस पूल के अंदर इतनी देर से ना जाने किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही उसके पीछे कुछ थंडर बोल्ट्स पड़ गए जिनसे वो डर कर भाग रहा है। अभी साओ यान ने जैसे ही उन थंडर बोल्ट को देखा तो उसने भी भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ये थंडर बोल्ट अगर उसे टच भी कर जाते हैं तो उसकी हेवनली फ्लेम भी उसे नहीं बचा पाएगी। इसलिए असल में वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि साओ यान अभी भागते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन है और ये
इन थंडरबोल्ट्स के बीच कैसे फंस गया। ये तो क्लियर बातें हैं कि वो जो भी है ताकतवर जरूर है, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया। खैर वो बूढ़ा आदमी सीधा भागते हुए यहाँ पर सीधे साओ यान के करीब आता है और उसे साओ यान का लेवल पता चलता है। वो साओ यान से कहने लगता है कि लड़के तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि आखिर तुम थंडरबोल्ट के पास क्या कर रहे हो। साओ यान को तो ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टिंग लगा, लेकिन अभी जवाब न देकर भागने में ही उसकी भलाई थी। साओ यान यहाँ पर यही उससे कहने लगता है कि बेवकूफ तो आप हो जो आप इस तरह के पुल में जाकर घुसे और अब भाग रहे हो। और अब अचानक ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है कि माफ करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर उसने एक पोर्टल ओपन किया और वहाँ से चला गया। साफ साफ वो साओ यान को इस प्रॉब्लम में फंसा के चला गया, क्योंकि अब वो थंडरबोल्ट साओ यान का पीछा कर रहे थे। साओ यान सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी तो बहुत ज्यादा चालाक निकला, और फिर साओ यान ने भी अपनी स्पीड दिखाई और साथ ही एक पोर्टल ओपन करके खुद भी वहाँ से निकल आया। अभी साओ यान थंडरबोल्ट और उस आदमी दोनों से ही बहुत दूर आ चुका था। वो यहाँ पर अभी यही सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था जो उन थंडरबोल्ट्स के बीच इतनी कॉन्फिडेंटली मूव कर पा रहा था, क्योंकि नॉर्मली कोई भी आदमी इस तरह के थंडरबोल्ट्स को देखकर इजीली घबरा जाएगा। वैसे साओ यान अभी जब ये सब बोल रहा था तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से साओ यान के पास आ जाता है और साओ यान से कहता है कि लड़के तुम कमजोर जरूर हो, लेकिन तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, अगर तुम चाहो तुम हाथ मिला सकते हैं। वो साओ यान को ऑफर दे रहा था। वो थंडर पूल में साथ में नीचे चलने के लिए वो साओ यान को बताता है कि नीचे कुछ ऐसे थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स हैं जिन्हें अगर पकड़कर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो इससे कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ाई जा सकती है। साओ यान ऊपर थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन अगर हम थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर लें तो अभी तक उन्होंने लाइफ में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो डायरेक्टली एक ही बार में एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साओ यान को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद है, लेकिन वो अभी इस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी वजह से साओ यान ने मना कर दिया। बूढ़ा आदमी ये सुनकर बहुत हैरान था। वो साओ यान से कहने लगता है कि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। साओ यान भी उसे ऐसा दिखाता है कि उसे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। वो अभी बस यही बात कहता है कि अगर जान बची तो बाद में मैं अपना लेवल बढ़ा लूंगा, नीचे जाकर मरने से तो अच्छा है। ये सुनकर ओल्ड मैन को थोड़ी सी डिसअपॉइंट महसूस हुई, क्योंकि वो साओ यान को कोई स्पेशल लड़का समझ रहा था। वो साओ यान को अपना नाम बताता है और वो कहता है कि मैं वैसे तो बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे ओल्ड मैन के नाम पे बुलाते हैं, तो तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा, तो क्या अब तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत कर सकते हो। जिस पर साओ यान कहता है कि नहीं, मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अभी साओ यान ने ऐसा कहकर अपनी वो कमजोर वाली बात का बदला ले लिया था, पर उस ओल्ड मैन को ये बात पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे चलना चाहिए। वैसे यहाँ पर उनके जाते ही अचानक से वहाँ पर रेसिंग आ गए और वो साओ यान से कहने लगे कि आखिर वो इस तरह की जगह पर क्यों आया है, ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो साओ यान से कह रहे थे कि अगर ये चीज जिया को पता लग गई तो न जाने वो उनकी क्या हालत करेगी। खैर अभी वो यहाँ पर साओ यान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, पर ओल्ड मैन जो कि अभी अभी वहाँ से गायब हुए थे वो सब कुछ देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो एशियन पॉइंट ड्रैगन क्लैन इतने करीब है, क्योंकि देख कर ही पता चल रहा है कि साओ यान एक नॉर्मल ह्यूमन है। साथ ही उन्होंने साओ यान का नाम भी सुना और वो अभी यही सोच रहे हैं कि ये नाम वो पहले भी कहीं सुन चुके हैं, लेकिन कहाँ सुने हैं ये अभी उन्हें याद नहीं। वैसे अभी सीन चेंज होकर यहाँ पर जिया पर आता है, जो कि अभी भी उस ड्रैगन फिनिक्स लाइट को ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। उसे अभी इस चीज में समय लगेगा। तभी वहाँ पर साओ यान आ जाता है और फिर सिंगलिन भी आ जाती है। सिंगलिन ऑलरेडी अपने 6th स्टार डोजन लेवल पर पहुँच चुकी है। साओ यान ये चीज देखकर बहुत खुश था। सिंगलिन बताती है कि अब वो उस स्नेक सर्पेंट को कंट्रोल करना सीख गई है। साओ यान ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर एल्डर जोलिन को शुक्रिया कहता है। फिर एल्डर जोलिन कहते हैं कि नहीं, इसका सारा क्रेडिट सिंगलिन को जाता है,
क्योंकि उसने सच में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अभी से अभी साओयन जिया की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि न जाने उसे कितना टाइम लगेगा, जिस पर एल्डर जूलिन कहने लगते हैं कि एम्प्रेस को अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब साओयन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। साओयन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर भी अब थोड़ी चिंता कर रहे होंगे। उसे इस जगह पर सच में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। जो सुनकर एल्डर जूलिन भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और अगले सीन में साओयन सीधा सिग्मी पवेलियन में कदम रखता है। वहाँ पर जब साओयन पहुँचता है तो मास्टर फेंग और मास्टर याओलाओ दोनों ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। साथ ही उनकी इस खुशी का एक और कारण है। साओयन कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि साओयन के लिए गुड न्यूज है। साओयन ये सुनकर पहले ही खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उस गुड न्यूज के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये न्यूज प्यूरिफाइंग ड्रीमन लोटस फ्लेम के बारे में है। दरअसल में ये हेवनली फ्लेम सारी फ्लेम्स में टॉप 3 पर आती है और अब वो वहाँ पर क्या न्यूज देने वाले हैं ये चीज हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, साओयन ड्रैगन आइलैंड में थंडर आइलैंड पर जाकर ट्रेनिंग करता है, डोजन के 5 स्टार लेवल को अचीव करता है और फिर उसके जितने भी डीमन पपेट और अडीमन पपेट सब और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसके बाद साओयन फुल्ली पवेलियन स्टार लौट आता है और पवेलियन वापस लौटते ही मास्टर याओलाओ साओयन को एक बहुत अच्छी न्यूज देते हैं। ये न्यूज डीमन लोटस फायर के बारे में थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साओयन जो उस नाम को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एक्साइटेड होते हुए पूछता है तो क्या फिर प्यूरिफाइंग डिवाइनिंग लोटस फ्लेम का लास्ट फ्रेगमेंट मिल चुका है। साओयन इतना ज्यादा खुश इसलिए था क्योंकि प्यूरिफाइड डिवाइनिंग लोटस फ्लेम एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। ये वो हेवनली फ्लेम है जिसके बारे में साओयन हमेशा सपना देखता था। साओयन के पास इस हेवनली फ्लेम के लोकेशन के मैप का 3 फ्रेगमेंट है और अब लास्ट फ्रेगमेंट ढूंढने की बारी है। जब ये साओयन को मिल जाएगा तो फिर साओयन के पास हेवनली फ्लेम के रैंकिंग हाईएस्ट हेवनली फ्लेम मिल जाएगा और ऐसा होता है तो साओयन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि और अगर अभी ये चीज साओयन को मिली तो साओयन की स्ट्रेंथ डोजन लेवल के 9th लेवल के 9th स्टार के लेवल पर पहुंच जाएगी। फिर तभी साओयन के शानदार सपने को याओलाओ तोड़ देता है और फिर कहता है कि साओयन ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है। वो लोग एक शांत प्लेस में आ जाते हैं। याओलाओ साओयन के बताते हैं प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्लेम है, इतना मिस्टीरियस कि इसको तो मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। साओयन ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि ये तुम्हारे पास उस हेवनली फ्लेम का 3 फ्रेगमेंट है। हाँ, ये जो 4था फ्रेगमेंट है ये पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। याओलाओ की बात को सुनकर साओयन इम्प्रेस हो जाता है और फिर धीरे आवाज में कहता है कि तो फिर गुड न्यूज क्या थी टीचर जो आप हमें बताना चाहते थे। साओयन को रिएक्शन को देखकर याओलाओ थोड़ा सा हंसने लगते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोगों को वो फाइनल फ्रेगमेंट नहीं मिला है पर हमें उस फ्रेगमेंट के बारे में न्यूज पता चली है। साओयन फिर से अलर्ट हो जाता है और फिर पूछता है कि क्या न्यूज है। तो फिर याओलाओ बताते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेड फेयर होने वाला है जो कि सेंट्रल प्रेम में कई सालों के बाद होता है। ये इतना स्पेशल है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है जो कि इस फेयर के बारे में जानते ही नहीं, वो एक्सपर्ट जिनकी स्ट्रेंथ उनके पीक स्टार तक पहुंच गई है, वो भी इसके बारे में तब जान सकते हैं जब उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन हो एक हाई क्लास लोगों के साथ बढ़िया नेटवर्क। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो ऊंचे लेवल के लोग हैं वो इसमें एंटर ही नहीं कर सकते। इस ट्रेड फेयर में एंटर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन को मिनिमम 1000 के पीक क्लास पे होना जरूरी है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो भी ट्रेड मार्क कंपटीशन में कॉम्पिटिट करते हैं वो सब 1000 क्लास में होते हैं और 1000 क्लास में होने की वजह से वो सब इस कॉन्टिनेंट के टॉप फेयर एक्सपर्ट होते हैं। साओयन ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है इस वक्त ट्रेड फेयर एंट्री रिक्वायरमेंट जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 1000 के पीक स्टार होना है। साओयन इतना दंग इसलिए रह गया है क्योंकि 1000 के पीक स्टार का मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। साओयन तो अभी 1000 पर पहुंचा है। पहले के समय में 1000 का मतलब ऐसे लोग जो कि क्लैन के लिए गॉड की तरह थे और यहाँ पर इस मेले में जाने के लिए उस पर्सन को उस लेवल पर ताकतवर होना होगा। इसके बाद साओयन खुद में ही कहने लगता है तो फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट का मैप फ्रेगमेंट जरूर इस बाजार में देखा गया होगा। याओलाओ तो तुरंत कहते हैं कि तुम सही समझ रहे हो। मेरे कुछ दोस्तों से मुझे पता चला है कि ये जो स्पेशल चीज है स्पेशल ट्रेड फेयर है उस जगह पर उस मैप का आखिरी फ्रेगमेंट देखा गया था और न्यूज ये भी है कि जिस पर्सन के पास ये
लास्ट फ्रेगमेंट है उस पर्सन को भी इस बारे में पता है कि ये मैप प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का है, पर क्योंकि उसके पास बाकी 3 फ्रेगमेंट नहीं है और इसी वजह से वो इस मैप के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी वजह से वो इसे बेचने के लिए राजी हो जाता है। सावियन कहता है कि अगर उसे पता है कि ये किस चीज का मैप है तो वो जरूर ही इसके एक्सचेंज में एक बहुत ही ग्रेट प्राइस डिमांड करेगा। सावियन ने बाकी मैप के टुकड़े को पास्ट में उन लोगों के हासिल किया था जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर यहाँ पर बात पूरी तरह से बदल गई है। याला फिर से कहते हैं कि हाँ, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। उस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के बारे में जो हमें पता चला है वो बस इतना ही है और अगर इस बार हम उसको ग्रैब नहीं कर पाए तो पता नहीं कि हमें उसके बारे में पता भी चल पाएगा। तब सावियन जोश में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो चीज हमें दिख गई तो हर हालत में मैं उसे पाकर कर रहूंगा। सावियन सोचने लगता है कि वो उस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस को फ्लेम के मैप को बहुत मुश्किल से ढूंढा है और अगर उसे वो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस मिल जाता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन हॉल ऑफ सोल के तियानजुन है, उन्हें भी सावियन एक ही थप्पड़ में मार सकता है, क्योंकि जब सावियन की 10,000 के पीक पर पहुंचेगी तब सावियन 3 मिस्टर चेन का इस्तेमाल करके पता नहीं किस लेवल पर पहुंचेगा। याला भी हमें से रिलाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं बहुत सालों से मैं उस स्पेशल ट्रेड फेयर में नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर जितना मुझे पता है कि वो फेयर इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस ट्रेड रिसर्च भी दिखाई देते हैं। किस्मत अच्छी रही तो उस जगह पर तुम लोगों को एक तियांग क्लास भी स्किल मिल सकती है। सावियन जब ये बात सुनता है सावियन और ज्यादा भी शौक हो जाता है। एक तियांग क्लास ताव स्किल मतलब ऐसी ताकत कि हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत। सावियन के पास भी एक 10 क्लास ताव स्किल है जो कि उसे अपनी बढ़िया किस्मत की वजह से मिला था, ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म। इसकी मदद से सावियन उस ओल घोजाइलिंग जो कि 1000 के 5 स्टार लेवल पर था उसको बड़ी आसानी से मार देता है। सावियन इसके बाद याओलाओ से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि ये स्पेशल ट्रेड फेयर कब होने वाला है। याओलाओ काउंट करते हैं और फिर बताते हैं कि इस ट्रेड फेयर के होने में अब लगभग आधे साल से भी कम का समय बचा हुआ है। सावियन तुरंत ही कहता है कि मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सावियन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उस मैप फ्रेगमेंट को पाने के लिए सावियन को कुछ ऐसी चीज तैयार करनी होगी, ऐसा चीज ढूंढना होगा जिससे वो उसे एक्सचेंज करके पा सके, क्योंकि 1000 क्लास के एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने वाली चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ऊपर से यहाँ पर बात तो उस मैप के फाइनल फ्रेगमेंट की हो रही है। फिंगजुन भी इसके बाद स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर हम लोगों को वो हेवनली फ्लेम चाहिए तो हम लोगों को पूरी ताकत इसके बारे में न्यूज जमा करनी होगी। इसके लिए हमें उन पर्सन को टारगेट करना होगा जिनके पास हेवनली फ्लेम है और फिर हेवनली फ्लेम का न्यूज है, जिनके पास हेवनली फ्लेम है और जिनके पास वो न्यूज है। पता नहीं कि बर्लिंग फ्लेम वैली के अलावा इस तरह का फैक्शन और कौन होगा जो कि हाई नंबर्स में हेवनली फ्लेम पोजेस करता हो। याओलाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, एक फैक्शन है इस सेंट्रल प्लेन में यान क्लैन और फ्रंट क्लैन सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम पोजेस करते हैं। सावियन हैरान होकर कहता है यान क्लैन, क्योंकि उसने इससे पहले इस जगह का नाम नहीं सुना था। तब मास्टर याओलाओ उनको बताते हैं कि यान क्लैन सेंटर प्लेन के हिडन फैक्शन के 8 एंशिएंट क्लैन में एक हिडन क्लैन है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। यान क्लैन जितना सरफेस से दिखता है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वो तो तुमने सुना ही होगा, सेंट्रल प्लेन को वर्न हॉल 1 टावर 2 सेक्ट 3 वैली 4 पवेलियन कहा जाता है। ये तो बस सेंट्रल प्लेन का जर्नल फॉर्म है, क्योंकि जो असली किंगडम फैक्शन है जैसे कि गू क्लैन वो सब अपना नाम सामने आने ही नहीं देते हैं। सावियन शॉक्ड हो जाता है। ये एशियन क्लैन वो थोड़ा सा एजिटेट होते हुए कहता है तो आखिर ये 8 एशियन क्लैन होता क्या है, कौन कौन से हैं? सावियन थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो रिप्लाई करता है 8 एशियन क्लैन में आते हैं द गू क्लैन और द ओ क्लैन। इन दोनों का नाम तो तुम जानते ही होगे। इसके अलावा 5 जो और क्लैन है उन क्लैन का नाम यान क्लैन, याओ क्लैन, ई क्लैन और लिंग क्लैन। सावियन इन मिस्टीरियस क्लैन का नाम सुनकर एक गहरी सांस लेता है। सावियन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अभी तक वो इस दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। सावियन अभी तक सोचता था कि हॉल ऑफ सोल ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, पर सावियन को अभी समझ में आ रहा है कि दूसरे क्लैन है जिनकी अनकम्पेरेबल है। लेकिन जैसा कि आपने नोटिस किया, मास्टर याओलाओ ने 7 क्लैन के बारे में ही बताया। सावियन इसीलिए शाउट होते हुए कहने लगता है, पर आपने टीचर तो 7 ही क्लैन के नाम बताए। याओलाओ सावियन की तरफ घूरते हुए कहते हैं और उसके बाद कहते हैं सावियन जो 8th क्लैन है वो तुम्हारा क्लैन है
वो एशियन क्लैन जिसे सभी ने बुला दिया, साओ क्लैन। और ये सुनकर और ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। साओ यान ने कभी नहीं सोचा था कि जो उसका साओ क्लैन है वो इतना भयंकर पास्ट कैरी करता है और अभी वो एक जमा एम्पायर के छोटी सी जगह में सरवाइव कर रहा है। साओ क्लैन अपनी एशियन टाइम में लेजेंडरी पीपर कोशिश करता था, पर उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मास्टर याओ तब साओ यान को बताते हैं, तुम्हारा क्लैन यानी कि साओ क्लैन एक दाऊदी प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए तुम्हारा क्लैन भी एक दाऊदी ब्लड लाइन कोशिश करता है। पर अफसोस, जो दाऊदी ब्लड लाइन थी तुम्हारे एंसेस्टर सुआन तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो गई। एक दाऊदी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहती। एक समय आता है जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है और इनको और उस ब्लड लाइन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तब तक जब तक उस एक नया दाऊदी उस क्लैन में अपीयर न हो जाए। और जब दूसरा दाऊदी अपीयर होता है तब उसकी ब्लड लाइन और उसकी दूसरी ब्लड लाइन की लाइफ एनर्जी से वो क्लैन दोबारा फलता फूलता है। पर क्योंकि साओ क्लैन में तुम्हारे एंसेस्टर दाऊदी के बाद कोई भी ग्रेट दाऊदी नहीं बना, इसी वजह से आज साओ क्लैन की ये हालत हो गई है। साओ सुएन भी, जो तुम्हारे क्लैन के वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल एंसेस्टर थे, वो हाफ ही दाऊदू लेवल को अचीव कर पाए थे और वो भी इसीलिए तुम्हारे क्लैन के डिक्लाइन को नहीं बचा पाए। इसलिए अब तुम्हारे साओ क्लैन के दाऊदी ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। क्योंकि इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रहा और मैं तुम्हारे अंदर दाऊदी ब्लड लाइन का एक सेल्फलेस अंश भी नहीं देख पाया। आई थिंक तुम भी इस बात से तुम भी पूरी तरह से अवेयर होगे। साओ यान हमें अपना सिर हिलाता है। साओ यान थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर मास्टर शाओ लाओ साओ यान के पास आते हैं और उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहते हैं, साओ यान कोई भी बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक दाऊदी लेवल अचीव करने के लिए एक दाऊदी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टीचर तुम्हारे ऊपर हमेशा भरोसा रखते थे और आगे भी हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा रहेगा। तुम जरूर ही फ्यूचर में अपने दम पर तुम्हारे क्लैन के भूले हुए दाऊदी ब्लड लाइन को जगाओगे। याओ लाओ की बात को सुनकर साओ यान मुस्कुराने लगता है और थोड़ा सा चुप रह जाता है। अब माहौल शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद साओ यान को कुछ रियलाइज होता है और फिर साओ यान याओ लाओ की तरफ देखते हुए कहता है, पर टीचर आप उन्हें 8 एशियन क्लैन के बारे में इतनी अच्छे से कैसे मालूम है? लेकिन आपने ही तो कहा था कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पा नहीं सकता है ना? साओ यान इसीलिए ऐसा कह रहा है कि साओ यान ने एक चीज नोटिस किया, उन एशियन क्लैन में से एक क्लैन का नाम याओ क्लैन है और मास्टर याओ लाओ का नाम भी याओ लाओ है। याओ लाओ भी समझ जाता है कि साओ यान ओवर पॉइंट कर रहा है। फिर याओ लाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लिटिल फेलो कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। साओ यान कहता है, तो क्या टीचर वो याओ क्लैन से रिलेटेड है? याओ लाओ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, उसके बाद एक स्माइल के साथ कहते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं याओ क्लैन का मेंबर हूँ, पर वो मेंबर जो उस क्लैन ने पहले ही छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर साओ यान शाउट हो जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ यान याओ लाओ की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर याओ लाओ बताते हैं कि मैं एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैं उस मिशन में फेल हो गया था। उसके कारण ही मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था और इसके पीछे एक और रीजन था, मेरे अंदर दाऊदी ब्लड लाइन का ना होना। और इसके बाद मैं सेंट्रल प्लेन में अकेला घूमता था और पिल्स को रिफाइन करता था और ये सोचता था कि यान क्लैन मुझे वापस बुलाएगा, लेकिन काफी साल बीतने के बाद मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। फिर जियाओ यान कहता है कि मास्टर, अभी तो आप बांगसंग बन गए हो, इसलिए अगर आप चाहो तो यान क्लैन वापस जा सकते हो, क्योंकि आपकी पावर के हिसाब से आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दाऊदी ब्लड लाइन के बिना भी कोई अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। खैर, साओ यान इस बात को छोड़ो, तुम्हें अभी के लिए एक जगह पर जाना होगा। साओ यान कहता है कि मास्टर मुझे कहाँ जाना है? मास्टर कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा गुकलैन के अंदर। साओ यान गुकलैन का नाम सुनकर एक पल के लिए योनिर के ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर कहते हैं, आज से 1 महीने बाद गुकलैन के अंदर एक सेरेमनी स्टार्ट होगी और ये सेरेमनी 20 सालों में केवल एक बार होती है और इस सेरेमनी के अंदर गुकलैन के यंग जनरेशन में जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं। गुकलैन ऐसे तो किसी को इनवाइट नहीं करता, लेकिन अगर मैं बांगसंग पर नहीं पहुंचता तो शायद फॉलिंग स्टार पवेलियन को गुकलैन इनवाइट नहीं करता। वहाँ पर बात करते हुए मास्टर अपनी स्टोरेज रिंग से एक कार्ड बाहर निकाल कर साओ यान को दे देते हैं और कहते हैं कि जियाओ
यान और कहते हैं कि साओ यान मैं भी इस सिचुएशन में फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम तो जानते ही हो अगर मैं यहाँ पर छोड़कर चला गया तो होली स्टार पवेलियन तब हॉल ऑफ सोल फॉलिंग पवेलियन पर हमला कर देगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। साओ यान मास्टर को ग्रेट करता है। मास्टर अब बेफिक्र रहिए, मैं आपका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला गुकलैंड नहीं जाने दूंगा। इस समय तुम्हारे साथ यान हुनजुन, लिटिल फेरी डॉक्टर और सिंगलिंग भी जाएगी। और जब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर थे तब मैंने टियान हुनजुन को एक पिल रिफाइन करके दिया था, जिसकी वजह से जियान हुनजुन की पावर 1006 स्टार पर पहुंच गई है। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो मैंने उसे एक जगह पर भेज दिया है जहाँ पर वो अपने पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। खैर गए उस लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर, इसलिए मुझे लगता है कि लिटिल डॉक्टर फेरी आते ही होंगे और उसके आते ही तुम लोग गुकलैंड के लिए निकल जाओगे। साओ यान मन में ही सोचता है, मैंने तो उससे कहा था कि मैं तुमसे अगली बार गुकलैंड के अंदर मिलूंगा। खैर उसके बाद साओ यान ग्रेट सिंगल सोल स्किल को सीखता है जो जियाओ यान को पिल गैदरिंग चैंपियन होने के बाद मिला था। उसके बाद साओ यान उस स्क्रॉल को बाहर निकालता है जो उसको एशियन रिमल के अंदर मिला था। फिर साओ यान इस स्क्रॉल को निकालकर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इस स्क्रॉल के अंदर जो टेक्निक है उसका नाम है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम और ये टेक्निक है डी क्लास हाई क्लास डाउ टेक्निक। और अगर ये टेक्निक कोई सीखता है तो वो अपने दुश्मन को बिना पता लगाए उसके ऊपर अटैक कर सकता है। मतलब इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले अपनी डाउ की एनर्जी को जमीन के अंदर छोड़ना होता है, तब जमीन के अंदर से कोई एनर्जी निकल सकती है। साओ यान ने इस टेक्निक को सीखने में 7 दिन का समय लगाता है और 7वें दिन में साओ यान को एक जाना पहचाना औरत महसूस होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर साओ यान जल्दी से बाहर आता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर साओ चैन के पास आ रही थी। फिर साओ यान लिटिल डॉक्टर फेरी से कहता है कि क्या तुम अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही हो, क्योंकि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा हेयर कलर चेंज हो गया है, वो व्हाइट से ब्लैक हो चुका है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ मैं अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाई, इस वजह से मेरी पावर 1000 फेरी से स्टार से 1007 स्टार पर पहुंच गई है। खैर उसके बाद साओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन और लगभग 15 दिन तक ट्रेवल करते हुए वो चारों और उसके 2 दिन के बाद वो सभी 15 दिन के बाद वो चारों गो होली सिटी पहुंच जाते हैं। फिर जियाओ यान और बाकी तीनों देखते हैं कि इस गो होली सिटी के अंदर एंट्री करने से पहले एक बड़ा सा एक गेट था और इस गेट के बाहर बहुत सारे गार्ड खड़े थे और इन सभी के हाथों में बड़े बड़े स्पेयर्स थे और सभी गार्ड में जो सबसे बड़ा कमजोर था वो तांगजोंग था। साओ यान इन सभी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक आदमी पर जाती है और वो आदमी ब्लैक समर्ड आर्मी का कमांडर लिंग कुआंग था। और कमांडर लिंग कुआंग अभी के लिए 1000 लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी कमांडर लिंग साओ यान को नोटिस कर लेता है और गुस्से में साओ यान से कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? ये बात सुनकर साओ यान अपनी स्टोरेज रिंग से उस टोकन को निकालकर कमांडर लिंग के पास तेजी से फेंकता है। कमांडर लिंग लुआंग इस टोकन को पकड़ते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, अच्छा तो तुम असल में फॉलिंग स्टार पवेलियन से हो, लेकिन मेरा गुकलैंड फॉलिंग स्टार पवेलियन को इनवाइट क्यों करेगा? साओ यान कहता है, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो जाओ गुकलैंड के किसी मेंबर से पूछो, लेकिन वहाँ जाने से पहले उस टोकन को वापस करो। कमांडर लिंग कुआंग कहते हैं, इस टोकन को वापस करो, और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ और इस टोकन को खुद ले लो। लेकिन कमांडर लिंग कुआंग अभी कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक धमाका झोंका आता है और अगले ही पल वो देखते हैं कि वो टोकन साओ यान के पास था। कमांडर लिंग कुआंग पहले से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि साओ यान ने सभी के सामने उसके हाथों से टोकन को छीन लिया था। कमांडर लिंग कुआंग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और अगले ही पल साओ यान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी साओ यान कमांडर लिंग कुआंग के सीने पर एक पंच मार देता है। उसके बाद लिंग कुआंग उड़ते हुए जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और अपने मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद लिंग कुआंग चिल्लाते हुए ब्लैक समर्ड आर्मी से कहता है, ब्लैक समर्ड आर्मी जाओ उस लड़के को जान से मार डालो। और इसी के साथ साओ यान का स्वागत गुकलैंड के अंदर फाइट के साथ किया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कमांडर लिंग कुआंग ने साओ यान के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था और फिर सभी सैनिक साओ यान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और वो अपनी पूरी पावर से साओ यान की टीम पर हमला करने लगती है। पर साओ यान ये चीज देखकर मुस्कुराता है, जिसके बाद साओ यान की बॉडी में बिजली दौड़ पड़ती है और ये बिजली 10,000 लाइट मूवमेंट टेक्निक थी। साओ यान बिजली की तेजी से सभी वॉरियर के पास एक एक करके जाता है और सभी वॉरियर्स को
अपनी पावर का झटका देता है और अगले ही समय पर अपनी जगह पर वापस लौटकर चुटकी बजाता है। फिर तभी सभी वॉरियर एक झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं। इन वॉरियर्स को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और साओ यान के 1000 पावर से ये हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। पर ये देखकर लिंग हुआंग, जो कि 1000 के एशियड 9 लेवल स्टार पे है, अपने स्पीयर से हमला करता है। पर साओ यान उस स्पीयर के हमले को अपने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। यहाँ पर साओ यान की पावर से स्पीयर्स में क्रैक आ जाते हैं। 2 उंगली की पावर से लिंग हुआंग का वो स्पीयर टुकड़ों में टूट जाता है। साओ यान कहता है कि तुम्हारा वो घटिया पुराना मूव। वो लिंग हुआंग से कहता है कि लगता है तुम ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए और अपनी बेइज्जती से लिंग हुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद ही साओ यान के ऊपर एक पंच लेकर साओ यान के ऊपर हमला करता है। पर साओ यान की ये तेज स्पीड लिंग हुआंग की बॉडी को हिट करती है। ये साओ यान की सोल मेथड टेक्निक का एक अटैक था जो लिंग हुआंग की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है। फिर जो हिट लिंग हुआंग की बॉडी को लगता है तो लिंग हुआंग बड़े से दरवाजे से जाकर टकराता है। एक नॉर्मल अटैक से सोल अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे लिंग हुआंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। साओ यान के पास उसका इनविटेशन कार्ड दोबारा आता है। फिर हम लोगों को लिंग हुआंग को दिखाया जाता है, जिसके एक ही अटैक से लिंग हुआंग के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लिंग हुआंग भी साओ यान के इस अटैक से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और बहुत ज्यादा घबरा गया है और कहता है कि ये तो एक सोल अटैक था। अपनी कमांडर की ऐसी हालत को देखकर जो सभी वॉरियर थे वो साओ यान की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। साओ यान ने गोरल में आते हुए अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद साओ यान बड़ी स्टाइल में सभी को सुनाते हुए कहता है, कमांडर लिंग हुआंग, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ऐसी स्टूपिड चीजें दोबारा मत करना। तुम्हारी किस्मत थी कि मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ और मेरे जैसा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयरली मिलते हैं। साओ यान लिंग हुआंग का मजाक उड़ा रहा था। लिंग हुआंग हमेशा ही साओ यान को बुली करता आया था। साओ यान जब कमजोर था तब लिंग हुआंग अपने ब्लड लाइन की पावर से 1000 लेवल पर पहुंचकर साओ यान को बहुत ही इजीली हरा देता था और उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता था और अब साओ यान इसे काफी ज्यादा इजीली ह्यूमिलिएट कर पा रहा है। लिंग हुआंग इस बेइज्जती से और ज्यादा बौखला जाता है और साओ यान के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है रुक जाओ। और अगले ही पल हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन गुरेलम का शैडो फोर्स का कमांडर है। इसकी एनर्जी को देखकर हमें समझ आता है कि ये 1000 लेवल पर है। ये स्टाइल में साओ यान के सामने आता है और सभी वॉरियर इसके सामने झुक जाते हैं। साओ यान भी उनको ग्रीट करता है और फिर कमांडर कहते हैं कि लिंग हुआंग बताओ इस जगह पर क्या हुआ। लिंग हुआंग थोड़ा सा एम्बैरेस करता है और सोचता है और कहता है, कमांडर ये जो सारे लोग हैं इन लोगों की आइडेंटिटी सस्पिशियंट है। मुझे लगता है कि हमारे एशियंट रिलम में ट्रेसपास करके आए हैं। ये बात जानते हुए मैंने हमारे सोल्जर को उन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर दिया। इससे पहले कि लिंग हुआंग आगे कुछ कहता, एक सोल प्रेशर लिंग हुआंग को जमीन पर झुका देती है। ये सोल प्रेशर 5th कमांडर की थी। 5th कमांडर लिंग हुआंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं, लिंग हुआंग जो कि हमारे दाऊदी ब्लड लाइन को पास करके आते हैं और इसका मतलब ये है कि जरूर ही उनके पास हमारे क्लैन का इन्विटेशन है, इसलिए ये हमारे क्लैन की इनवाइटेड गेस्ट हैं। और ये छोटी सी बात तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हमारे गेस्ट को तकलीफ हुई। तुम्हारे इस बिहेवियर से गेस्ट के सामने हमारे क्लैन का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। लिंग हुआंग की पूरी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन तभी साओ यान ग्रीट करते हुए कहता है कि कमांडर मेरा नाम साओ यान है और हम 4 स्टार पवेलियन से आए हैं। पर साओ यान का नाम सुनते ही 5th कमांडर का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल जाता है। अभी तक ये जो बहुत ज्यादा पोलाइट था, साओ यान के लिए उसके ऊपर एक गुस्सा दिखाई देता है। इससे हमें समझ में आता है कि सुनर के वर्ड से सभी के लोगों पर क्या पकड़ा है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मिस्टर साओ यान हमारे साथ आइए, कुछ दिनों तक हमारी एशियन सिटी में आराम करिए और हमारी खातिरदारी को एंजॉय करिए। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है कोई आएगा और आपको एशियन ट्रेलर में लेकर जाएगा। साओ यान का ग्रुप भी इस टेंशन को फील कर रहा था। इसके बाद भी वो फिर इसके साथ चल देते हैं और जैसे ही साओ यान 5th कमांडर को पास करता है, 5th कमांडर कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहूँगा हमारी मिस हुनर जो आपके बारे में कह रही थी। आप वाकई में इतने ज्यादा एक्सीलेंट हैं। ये साओ यान को एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। साओ यान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, आप जब भी चाहें तब आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद साओ यान का ग्रुप एशियन सिटी में एंटर करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ये सीन कुछ दिनों बाद का है, जहाँ पर एशियन गुरेलम में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है और साओ यान की टीम भी एशियन गुरेलम में आ गई है। अलग अलग क्लैन से जो लोग आए हैं वो एक दूसरे को चैलेंज
करके फाइट कर रहे हैं। पर इस बीच हमें साउयन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक कंपार्टमेंट में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। वो चैलेंज करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच साउयन अपने ग्रुप को ब्लैक आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है ब्लैक आर्मी ग्रुप यानी कि गू रेलम के वो यंग जनरेशन सोल्जर जो इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है गू रेलम में जो आर्मी मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ब्लैक आर्मी में एंटर करने के लिए पर्सन को एक सर्टेन स्पेसिफिक लेवल पर जाना, साथ ही साथ एक सर्टेन एज रेंज में भी जाना पड़ता है। क्या नाजरसू कहते हैं ये जो ब्लैक इनलेस आर्मी है उसके अंदर 8 कमांडर्स हैं, 4 मार्शल्स हैं और 2 किंग्स हैं और ये सभी लोग वो हैं जो यंग जनरेशन में दावजोन लेवल पर पहुंच गए हैं। फिर लिंक कहती है कि यंग मास्टर मैंने ये सुना कि ये जो एशियन क्लैन की मिस है जिसने आपके बारे में क्लैन में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आपके नाम का यहाँ पर बहुत ज्यादा बवाल है। और वो मिस गू रेलम में एक गॉडेस की तरह थी क्योंकि एशियन क्लैन की यंग जनरेशन के दिलों पर राज करती हैं। पर क्योंकि वो आपको पसंद करती हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आपके लिए दुश्मनी जाग गई है। वेल इन सब की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती हैं, लेकिन फिर कहती हैं सावैन जो कि 8 कमांडर्स हैं वो तुम्हारे लिए कोई थ्रेट्स नहीं है, तुम उनसे आराम से डील कर लोगे। पर उसके बाद जो 4 मार्शल और 2 किंग हैं वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें उनके साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें ब्लैक एनलेस आर्मी का एक और कमांडर दिखाया जाता है। इसका नाम यंग हाउ है। ये लिंग कुआंग और 5th कमांडर के साथ है। लिंग कुआंग ने सावैन के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसी वजह से यंग हाउ सावैन की तरफ देखते हुए कहता है तो यही वो सावैन है जिसकी बारे में हमारी यंग मिस ने कहा था। लिंग कुआंग कहने लगता है कि हाँ पता नहीं कि मिस इस लड़के के अंदर क्या देखी है। इस लड़के से तो हमारे एशियन क्लैन के यंगर जनरेशन के टैलेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यंग हाउ कहता है यंग मिस भले ही हमारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है बस, लेकिन इस जैसे बेवकूफ के ऊपर इंटरेस्टेड रहने हम ये बात कभी भी नहीं सहेंगे। और गुस्सा दिखाते हुए वो ग्लास को तोड़ देता है। और फिर 5th कमांडर कहते हैं सावैन हमारा गेस्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते। यंग हाउ कहता है 5th कमांडर फेंगचिंग तुम चिंता मत करो, जो भी होगा वो सब रूल्स के मुताबिक होगा। फिर नीचे में जो फाइट चल रही थी वो खत्म हो जाती है और हमें यंग हाउ की आवाज सुनाई देती है। अनाउंसमेंट होता है ब्लैक एनलेस का 3rd कमांडर यंग हाउ हिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन सावैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सावैन जो चाय पी रहा था वो शॉक्ड हो जाता है और फिर याहो चिल्लाते हुए कहता है मैं ब्लैक आर्मी 3rd कमांडर यंग हाउ मिस्टर सावैन की रिपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, तो मैं आज उनके जरिए इस फाइट में थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। फिर हम सावैन को देखते हैं जो कि एक डेवल स्माइल देता है और फिर कहता है कि लगता है कि खेल शुरू हो गया है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।